एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी, काफ़ी सारी बातें हमने करी थी। हम याद कीजिए चार्ज से शुरू हुए थे, फिर हमने चार्ज पे पूरा रिसर्च करा। चार्ज को हमने देखा कि चार्ज कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे फोर्स लगता है, क्या क्या। और फिर फोर्स लगने के क्रम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की ओर आए जिसे कहा गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने हमें ये बताया कि आप इसे पहले पढ़े हुए ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा मत समझिए। ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें क्रांतिकारी ताकतें लगती हैं, क्रांतिकारी टाइप के फोर्सेस लगते हैं, कोई छोटे मोटे फोर्सेस नहीं लगते। फिर उसके बाद जब हम कूलम्ब्स लॉ से आगे बढ़े तो हमें एनर्जी का और पोटेंशियल का कंसेप्ट समझाया गया। हमने जाना कि जो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज है वो तो हमने पढ़ा था, पर हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का जो फ्लो है वो कैसे होता है। और हमने देखा कि एनर्जी का कंसेप्ट है, लेकिन एनर्जी के कंसेप्ट से कैलकुलेशन करने में, पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हमने उस दिक्कत को दूर किया और एक नया कंसेप्ट पढ़ा जिसे कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम लोग आमतौर पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे वोल्टेज कहते थे। वोल्टेज के हमने फॉर्मूले निकाले, V = W/Q। हमने डेफिनेशन ये देखा कि एक कूलम्ब चार्ज को लाने में किसी पॉइंट तक हमें जो वर्क करना पड़ता है, हमारी जो ताकत लगती है, हमारी जो एनर्जी लगती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डिफरेंस हो, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो अपने आप एक हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी बन जाता है। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हायर से लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। फिर जब हमने फ्लो वर्ड को जान लिया तो हम चले पड़े करंट को जानने, इलेक्ट्रिसिटी को जानने। और करंट का बड़ा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा मासूम सा एक डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, I = Q/T। हमने वहाँ पे करंट का यूनिट भी जाना कि एम्पियर होता है। पर ये जो वोल्टेज था यही रिस्पॉन्सिबल था करंट के लिए। तो ये वोल्टेज करंट में कैसे बदलाव लाता है, इसके लिए हमने एक लॉ देखा जिसका नाम था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V = I, और बाद में हमें पता चल गया V = RI। जहाँ ये जो R है, ये जो कांस्टेंट R है, वो रुकावटों की बात करता है, वो मुसीबतों की बात करता है, कठिनाइयों की बात करता है, बाधाओं की बात करता है। वो R को हमने जाना और उसे नाम दिया रेजिस्टेंस। उसका यूनिट जाना कि ओम होता है, और फिर हमने उसका उल्टा पुल्टा भी करके बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर उस रेजिस्टेंस को हम पढ़ने लग गए। रेजिस्टेंस को पढ़ते पढ़ते हमने पता चला कि अरे ये रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस तो एरिया पे डिपेंड करता है, ये तो साइज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद हम उस रेजिस्टेंस को पढ़ने लग गए, कुछ अच्छे अच्छे सवाल बनाए, और हम जहाँ आकर के रुके थे, ये सारी बातें पढ़ने के बाद हम जहाँ पे ठहरे थे आकर के पिछले क्लास में, वो था इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे और हमने उसमें कुछ सिंबल्स देखे थे, फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिंबल्स देखे थे कि वायर को कैसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं। याद है रेजिस्टेंस का डिनोट करने का तरीका, जिगजैग लाइन हम लोग करते हैं, और जिगजैग लाइन में एक तीर चला दिए तो वो रियोस्टैट हो जाता है। रियोस्टैट मतलब जिस रेजिस्टेंस को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, हम चाहें तो बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, तो उसको रियोस्टैट बोले थे, RHEOSTAT, रियोस्टैट। फिर हमने वोल्ट मीटर का सिंबल देखा, फिर हमने एमीटर का सिंबल देखा। वोल्ट मीटर क्या होता है? जो वोल्टेज को मेजर करने का डिवाइस होता है, उसे हम क्या कहते थे? वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने का, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। और जो करंट डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है, करंट हमें बता देगा कि है कि नहीं, उसे कहते थे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बस करंट डिटेक्ट करता था। तो आपके मन में सवाल आएगा कि जब हम करंट का वैल्यू जान सकते हैं मीटर से कनेक्ट करके, तो हमें गैल्वेनोमीटर की क्या ज़रूरत पड़ती है? फिर हम गैल्वेनोमीटर क्यों? हम एक से केवल करंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं और एक से तो पूरा वैल्यू ही जान ले रहे हैं कि वैल्यू क्या है। एक से हम केवल करंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं और एक से हम पूरा वैल्यू ही जान ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गैल्वेनोमीटर और जो एमीटर वगैरह की बातें हैं वो ऐसी हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बदलाव ला करके हम ये कर सकते हैं कि उसको जब मन तब एमीटर बना दे सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा बदलाव ला के हम जब चाहें तब
उसको वोल्ट मीटर भी बना दे सकते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर से हम दोनों का काम ले सकते हैं, इसलिए गैल्वेनोमीटर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा डिवाइस होता है, ज़्यादा काम में आने वाला डिवाइस होता है। फिर हमने देखा था कि स्विच को कैसे डिनोट करते हैं, तो हमने देखा था कि ऐसे गोल बना दो और गोल पे अगर हम डॉट दे देते हैं तो फिर वो हमारा क्लोज स्विच हो जाता है, वो काम कर रहा स्विच हो जाता है, वो ऑन हो जाता है। और जब वो बूंद हम हटा देते हैं तो वो ऑफ स्विच हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी, ये सारी बातें हमने करी थी। हम इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ तक पहुँचे थे कि हम सर्किट तक पहुँच गए थे। और आज से हमारी जो जर्नी शुरू हो रही है, आज से हमारी जो पढ़ाई शुरू होगी, ये बिल्कुल अलग ही लेवल में शुरू होगी। और ये ऐसा पढ़ाई है जहाँ से लोगों को हल्का फुल्का दिक्कत आता है, ख़ास तौर पे 10 क्लास में हल्का फुल्का दिक्कत आता है, पर हम लोग को नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग अपनी आदतों पे कायम रहेंगे। बेसिक सवालों के जो जवाब है वो हम लोग ढूंढेंगे और उन बेसिक सवालों पे हम काम करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जब हमने रेजिस्टेंस का सिंबल पिछले क्लास में बनाया था, पहले तो टॉपिक का नाम लिख दिया जाए, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। हम इस सिटी में बहुत दिनों से घूम रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो हमने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, याद कीजिए। रेजिस्टेंस का जो हमने सिंबल बनाया था वो कुछ इस तरह से बनाया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सिंबल हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? क्या हम ये पंखे के लिए बना रहे हैं? क्या हम ये बल्ब के लिए बना रहे हैं? क्या हम ये कूलर के लिए बना रहे हैं? किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? तो ये जो सिंबल हम बना रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के लिए बना रहे हैं। आप जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो हीट पे काम करती हैं, ऐसे भी ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज़ करते हैं उन सब में रुकावट होता ही होता है। यानी अब हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को, हमारी जो मशीनें हैं जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उन सब को इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ना कह के हम अब रेजिस्टेंस कहेंगे। हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ना कह के हम उसे रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, हम रेजिस्टेंस नाम दे देंगे। और कुछ भी बल्ब बनाना होगा तो हम यही फिगर बना देंगे, ऐसा ही फोटो बना देंगे। पंखा बनाना होगा हम ऐसा ही फोटो बना देंगे। हमें कुछ भी बनाना होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का हमें फोटो बनाना होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसका बहुत अच्छे से डायग्राम बना रहे हैं, फिर हम उसका एकदम नाम दे रहे हैं, फिर एकदम उसमें डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम सीधा ऐसा फोटो बना देंगे। चाहे बल्ब बनाना हो, चाहे पंखा बनाना हो, चाहे हीटर बनाना हो, हम एक ऐसा जिगजैग लाइन बना देंगे और हम बोल देंगे कि ये बल्ब है, ये पंखा है, कुछ भी है, उसमें रेजिस्टेंस होता होगा तो ये रेजिस्टेंस है। आमतौर पर रेजिस्टेंस के वायर्स भी आते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होते हैं, उनमें लिखा होता है, कुछ तरीक़ों से लिखा होता है कि हाँ इसमें इतना रेजिस्टेंस है, इसमें इतना रेजिस्टेंस है। तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि वो वायर भी, इसका वायर का भी सिंबल यही होता है। और जो नॉर्मल हम लोग वायर यूज़ करते हैं, ऐसे तो हम लोग मानेंगे कि हम जो वायर यूज़ कर रहे हैं अपने सर्किट में बहुत महंगा वायर है और उसमें किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा मान के हम चलेंगे। पर वायर में भी एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है, हर चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा रुकावट होता है। तो हर चीज़ को बनाने का तरीका ये है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा रहेगा। तो आज हम ये सीखेंगे सर्किट डायग्राम्स में, हम आज ये सीखेंगे कि हम इन रेजिस्टेंसेस को जोड़ते कैसे हैं। इनफैक्ट जोड़ते कैसे हैं वो तो बाद की बात है, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं और उससे क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे मुझे 10 को बल्ब दिया गया कि ये लीजिए 10 बल्ब रखिए, मैं उसे कैसे कैसे जोड़ सकता हूँ, क्या तरीके हैं मेरे पास जोड़ने के, ठीक है। कोई भी 10 हीटर है, बल्ब है, पंखा है, सब कुछ है, घर में सारा चीज़ मैंने लगा रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे जोड़ूंगा, उन्हें आपस में कनेक्ट कैसे करूंगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसे कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है, एकदम ध्यान से आज से जो भी चीज़ आपको दिया जाएगा, जो भी चीज़ पढ़ाई होगा, ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट आए तुरंत पूछना है। हालांकि डाउट सेशन अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो आप तुरंत पूछें और ज़रा सा भी इसमें ना हिचकें, ठीक है, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत शुरू में आएगा। तो उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस हम पढ़ने वाले हैं उन्हें हम जोड़ेंगे कैसे। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट नहीं। जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं वो सब एक तरह का रेजिस्टेंस है, उन सब में रुकावट है, उन सब में कहीं ना कहीं रुकावट की बातें हैं। तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस मतलब रेजिस्टेंस,
और हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को जोड़ना सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम बल्ब को कनेक्ट करना सीख रहे हैं, हम पंखे को कनेक्ट करना सीख रहे हैं, हम हीटर को कनेक्ट करना सीख रहे हैं, हम जो भी चीज़ है, जो भी घर में हम यूज़ करते हैं एप्लायंस के रूप में, उसको कनेक्ट करना सीख रहे हैं। और इसीलिए हमने टॉपिक का नाम रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है, इसके लिए एक्चुअली दो रास्ते हैं। जब भी रेजिस्टेंस को हमें कंबाइन करना है, हम पूछेंगे कि कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप उसे सीरीज में कनेक्ट कर दें। नाम से ही क्लियर है, सीरीज में मतलब लगातार, है कि नहीं। और दूसरा तरीका है कि आप उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दें। मतलब रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने का, जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, हमारे पास कितने रास्ते होंगे? दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता ये होगा कि आप उसे सीरीज में जोड़ दें, और दूसरा रास्ता ये होगा कि आप उसे कैसे जोड़ दें? पैरेलल में। तो किसको कहते हैं कि सीरीज में जोड़ना, ठीक है, किसको कहते हैं सीरीज में जोड़ना? तो जरा एक बार हम लोग यहाँ पे रुक के इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा रुक के सोच लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम जो भी बातें करेंगे, हम जब चार्ज को भी समझ रहे थे तो हम ये नहीं सोच रहे थे कि हम केवल चार्ज को समझे, हम ये सोचे कि चार्ज को भी समझ लेते हैं तो हम फ्लो समझ में आएगा, और फ्लो समझ में आएगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगा। तो अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर पे तो केंद्रित होना चाहिए ना, चैप्टर पे सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो उधर, हम पढ़ यहाँ रहे हैं पर हमारा ध्यान तो उधर होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो सीरीज और पैरेलल, करंट और वोल्टेज, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हमने जो बनाया उसमें हम कंबाइंड रेजिस्टेंस को कर रहे हैं, कंबाइंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को कर रहे हैं, पर इन दोनों को चलाने वाला कौन है? इन दोनों को चलाने वाला है वोल्टेज। वोल्टेज इसे चलाता है, और चलता किसके जरिए? करंट के जरिए चलता है। तो हम इन सब में देखेंगे वोल्टेज और करंट को। हम वोल्टेज और करंट पे ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को ऐसे कनेक्ट करें कि उनके बीच का करंट सेम हो, हम 10 बल्ब जोड़ दिए, सब अलग अलग तरह के बल्ब, कोई एलईडी था, कोई उसमें 10 वाट का था, कोई 100 वाट का था, मतलब बहुत तरह के बल्ब हमने जोड़ दिए, और उसमें ऐसा जब हमने जोड़ा तो हमने देखा अरे सबसे बराबर करंट फ्लो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बराबर ग्लो कर रहा है, वो बात की बात है। हो सकता है बराबर करंट देने से बराबर ग्लो करता हो सकता है ना करता हो, तो बात की बात है ना। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 10 बल्ब को कनेक्ट कर दिया, पहले बल्ब के थ्रू हमने एमीटर जोड़ा तो देखा 2 एम्पियर, तो अगले वाले से जोड़ा तो फिर 2 एम्पियर, अगले वाले से जोड़ा फिर 2 एम्पियर, अगले वाले से जोड़ा तो फिर 2 एम्पियर, यानी 10 बल्ब से जब हमने एमीटर जोड़ा तो हम देख रहे हैं कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सबसे, पूरा मिला के नहीं, सबसे। तो हम कह देंगे कि वो कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज में। मतलब जब हम ऐसा जोड़ें कि उनके बीच करंट सेम हो, जब हम दो रेजिस्टेंस को, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनके बीच का करंट सेम हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ते हैं कि उनके बीच का करंट सेम हो, तो हम उसे सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। इफ वी कंबाइन 2 or more resistances such that the current flowing between them, the current flowing through the cross section is always same, then we say that the resistances are connected in series। जब हम 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ें, आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ें कि उनके बीच का करंट सेम हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? सीरीज। और जब हम ऐसे जोड़ें कि उनके बीच का वोल्टेज सेम हो, 10 को वोल्टेज सेम है, अलग अलग बल्ब हैं लेकिन 10 के बीच जो वोल्टेज है वो सब सेम है, तो हम बोलेंगे कि उसे कैसे जोड़ा है हमने? पैरेलल में। पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। सीरीज ग्रुपिंग कब होगा? जब करंट सेम होगा, व्हेन I इज सेम। I सेम, I मतलब मैं नहीं, I मतलब करंट, ठीक है, करंट को हम यहाँ I से डिनोट कर रहे हैं। फिर वोल्ट पैरेलल में V सेम, V मतलब V नहीं, V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज सेम है। तो सीरीज में करंट सेम है
और पैरेलल में वोल्टेज सेम है। क्या ये बातें हमें याद रहेंगी? हाँ बिल्कुल याद रहेंगी, इसमें भूलने वाली बात क्या है, दो ही तो बातें हैं और हम एक्चुअली इसी का यूज़ करेंगे कि जहाँ भी केवल दो बातें हम किसी एक को पढ़ सकते हैं और बाकी अगले को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें से पढ़ना कौन आसान है, हम बस उसको पढ़ेंगे, उस पर पूरा कमांड कर लेंगे कि हम ये देख लेंगे कि सीरीज़ है कि नहीं। सीरीज़ है तो ठीक है, सीरीज़ है फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन सीरीज़ अगर नहीं है तो पैरेलल ही ना होगा, तो पैरेलल का फॉर्मूला फिर लगा देंगे। मतलब हम किसी एक पे कमांड करेंगे जो पढ़ना आसान होगा। अब देखेंगे कि कौन आसान है। तो चलिए सीरीज़ में हम कंबाइन करके कुछ ऐसा चीज़ करते हैं कि देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में हमने कैसे कनेक्ट किया है ये धीरे धीरे आपको मैं डिस्क्लोज करूंगा। आज मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल आपको नहीं ले जाना चाहता, आज मैं बस आपको चीज़ों को बता देना चाहता हूँ। ज़्यादा कंसेप्चुअल में हम इसमें 1-2 दिन बाद चलेंगे, क्योंकि मेरा यकीन रहता है डिसोल्यूशन पे कि आप जब चीज़ों को थोड़ा समय दे के सीखते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। इसीलिए तो हमने क्या करा, हमने V वोल्ट का एक बैटरी लिया। देखिए सेल, एक्चुअली बैटरी का ये सिंबल है, मैंने सिंबल में आपको शायद सेल या बैटरी नहीं बताया था। तो ये देखिए, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर। ऐसा मत मानिए कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव, नहीं, ये हायर है ये लोअर है, और ये एक सेल का सिंबल है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब होता है, जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया जाता है तो जो डिवाइस बनता है वो कहते हैं उसको बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। बहुत सारे सेल को अगर हम जोड़ दें तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बैटरी। और कभी कभी इतना जोड़ देते हैं कि बहुत भारी बन जाता है तो बैटरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सेल है, लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये बैटरी है। ये बैटरी है जिसमें 3 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो छोटा वाला लाइन है इसे हम बोलेंगे कि लोअर पोटेंशियल है, और जो बड़ा वाला लाइन है उसे हम बोलेंगे कि हायर पोटेंशियल है। ये हमेशा लोअर होगा, ये हमेशा हायर होगा, ठीक है। और मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है, बोलेगा कि ये 3 को 5 वोल्ट जुड़ा हुआ है, मतलब ये टोटल मिला के कितना हो गया, 15 वोल्ट। सीधी सी बात है, कैलकुलेशन है। तो ये 15 वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। तो ये बैटरी हमने यहाँ ले लिया V वोल्ट का, और हम मान के चल रहे हैं कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये क्यों सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्यों हम कह दे सकते हैं कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये हम देखेंगे, वो दिक्कत की चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, हम इस रेजिस्टेंस को जोड़े हैं, हम वोल्टेज ले जा रहे हैं तो कुछ करंट भी फ्लो कर रहा होगा, और हमने माना है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी ये करंट अगर आई है तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। ये तीनों में करंट सेम है। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कैसे जोड़ा है हमने, सीरीज में। पर देखिए हमारे पास दिक्कत ये आई कि हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़ा, 3 रेजिस्टेंस जोड़ा, तब जाके हमारा काम चल रहा है। हम चाहते थे, हम ठहरे आलसी आदमी, तो हम ये चाहते थे कि 3 नहीं जोड़ते, कोई एक रेजिस्टेंस लाते और तीनों के बराबर काम करता। मतलब ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं ना, तीनों मिलके मुझे जो फायदा पहुंचा रहे हैं वो एक पहुंचा देता, ऐसा हम चाहते थे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे कि चाहे ये बराबर होना चाहिए। तो हम इसमें एक ही रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, R इक्विवेलेंट। हम उसको उसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसी तरह के बैटरी से, क्योंकि बैटरी चेंज कर दिया तो फिर बात क्या बनी। हम तो रेजिस्टेंस बस में हमारे कंट्रोल में है ना, और एक करंट मान लीजिए वही फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों तीनों के बराबर ही अकेला काम कर रहा है। तो हमें ये क्या लगाना होगा, यही हमारा इक्वेशन है, हमें ये लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो प्रोसेस हम यूज करेंगे, आमतौर पे बच्चे इसका प्रूफ रट लेते हैं। ये क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, कभी भी टीचर लोग पूछते रहते हैं स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम्स में, तो क्या करते हैं, बच्चे इसे रट लेते हैं। नहीं, आप इसे ध्यान से देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। यही काम हम क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ वो रट लेते हैं, क्वेश्चन आता है फंस जाते हैं। नहीं, आपको करना यह है कि यहाँ ही ध्यान से देखना कि हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये देखना है, क्योंकि यही चीज़ क्वेश्चन बनाने में, यही क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो देखिए क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस में आई है करंट, तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक है। तो सोचिए इसको क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ ये होगा कि वोल्टेज बट गया होगा तीनों में। वोल्टेज जो हमने दे रखा था, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है और ये बहुत कम है। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 5 है, 3 है, 2 है, ऐसे है मान लीजिए। तो सोचिए ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ही है, ये 2 ही है, तो इसमें उतना रुकावट नहीं है। एक बार करंट जाएगा तो आराम से फ्लो करेगा, लेकिन इसमें कदम कदम पे रुकावट है, कदम कदम पे धक्का चाहिए। तो ये बैटरी को जाके बोलेगा, बैटरी तो लगा दिया, बोला कि भाई
बैटरी जिसको जो चाहिए ले लो। तो बैटरी को बोलेगा देखो ना भाई मेरे घर में ना बहुत रुकावट है, तो तुम ऐसा करो हमको ज़्यादा मदद करो, तुम्हारा मदद का हमको ज़्यादा ज़रूरत है। तो बैटरी बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ज़्यादा मदद करेगा, इसको कम करेगा, इसको बहुत कम करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ही कम है, इसका ज़रूरत ही कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे वोल्टेज मान लेते हैं V1 मिला, इसको वोल्टेज मान लीजिए V2 मिला और इसको वोल्टेज मान लीजिए V3 मिला। ठीक है, और यहाँ तो एक ही रेजिस्टेंस है तो इसको तो पूरा का पूरा V मिलेगा, लेकिन ये तीनों के बराबर काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लिखें इस पहले रेजिस्टेंस पे, तो ओम्स लॉ होता क्या था जरा याद करिए, होता था V = RI, V = RI। तो पहले वाले में V कितना V1, तो लिखेंगे V1 = IR1। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि पहले वाले में वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस R1 है और करंट I है, तो V1 = IR1। ये हो गया पहला इक्वेशन। जब भी कुछ लाएंगे लिख लेंगे, ये तो हमारा सदाबहार इक्वेशन है, तो हमेशा रहता ही है। ये आया अभी अभी हमारे क्वेश्चन से। सोचिए दूसरा इक्वेशन क्या होगा, जरा तुक्का मारिए, जरा गेस करिए, तो आपको पता चलेगा कि दूसरा इक्वेशन होगा V2 = IR2। कैसे लिखा हमने, यहां से लिख दिया। तीसरा इक्वेशन V3 = IR3, ये तीसरा इक्वेशन लिखा। लेकिन क्या हमें केवल यही तीनों रेजिस्टेंस की बात करनी थी? नहीं, हमारी ज़रूरत ये थी कि हम तीनों के बदले एक लगाएं और हमारा काम चले। तो यहाँ भी लिखते हैं, तो लिखेंगे V = IR इक्विवेलेंट, क्योंकि यही V है जो इसको मिल रहा है, तो V = IR इक्विवेलेंट। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये जो V है यही 3 भाग में बटा है, ये V ही 3 भाग में बटा है। तो लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3, V = V1 + V2 + V3, ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे दोबारा लिख दूं कि V = V1 + V2 + V3, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो सोचिए इसमें अगर मैं आगे और आऊं तो V क्या है, V है IR इक्विवेलेंट, V1 क्या है IR1, V2 क्या है IR2 और V3 क्या है IR3। IR इक्विवेलेंट, यहाँ से मैंने I कॉमन निकाल दिया तो बचा R1 + R2 + R3, और ये I कट गया तो बचा R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। और ये हमारा आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कि अगर आपने सीरीज में जोड़ा है और आपको ऐसा चाहिए कि बहुत सारे नहीं चाहिए, सारे नहीं चाहिए, आपको बस उसके बदले एक चाहिए, तो भाई तीनों को जोड़ दीजिए, आपको इक्विवेलेंट जैसा मिल जाएगा। मतलब ये अगर 2 ओम है, ये अगर 3 ओम है और ये अगर 5 ओम है, ये अगर 2 ओम है, ये अगर 3 ओम है, ये अगर 5 ओम है, और मुझे ऐसा चाहिए कि इन तीनों के बदले ये अकेले काम करे, तो मुझे इसे 10 ओम लगाना होगा। क्यों? 5 + 3 8 + 2 10, तो बराबर जोड़ के। आप सोचिए, मान लीजिए 10 है, ये 8 है और ये 12 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 12 है, और मुझे चाहिए कि मैं 3 ना लगाऊं, एक ही में हमारा काम चल जाए, तो 10 8 18 12 30 ओम का लगाना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात ये है। लेकिन ऐसा कब हो रहा है? क्या ये सब पैरेलल में हो रहा है? नहीं, ऐसा कब हो रहा है? जब हम सीरीज में कर रहे हैं। सीरीज में जोड़ने पे अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम चीज़ों को सिंपली क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, और इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला, इक्विवेलेंट मतलब कि इसका काम और इसका काम इक्विवेलेंट है, बराबर है, एक जैसा है, एक जैसा काम कर रहा है दोनों, तो इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने ये बातें करी। हमने जो कैलकुलेट करा, हम जो रेजिस्टेंस के लिए लाए अभी, उसे आप एक बार अभी वीडियो को पॉज करके दोबारा से अपने लिए ट्राई कर लें और आप उसे पूरा डिराइव कर लें, ताकि अभी 2 बार ये हो जाए। एक बार तो आपने देखा, बड़ी ध्यान से देखा, और दूसरे में आप अभी अपने से कर लें, तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा, और फिर हम पैरेलल की बातें करते हैं। तो पैरेलल में चलने के लिए हम उस हिसाब से डायग्राम बना लें जो हमारे पैरेलल के लिए सूटेबल हो। ये दिखने में पैरेलल जैसा लगता है डायग्राम बनाने पे, इसीलिए इसे पैरेलल ग्रुपिंग कहा जाता है, और ये हमने बिल्कुल सटीक डायग्राम बना लिया। ठीक है, इस हिसाब से हमने फिर से रेजिस्टेंसेस के नाम रखे। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। क्या डेफिनेशन बताया था हमने पैरेलल का? सीरीज़ का क्या था? सीरीज़ का ये था
कि जब हम एक से अधिक रेजिस्टेंसेस को, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करें कि उनके बीच का करंट सेम हो तो हम कहते थे सीरीज ग्रुपिंग। पर अगर हम ऐसे कनेक्ट कर देते कि उनके बीच का वोल्टेज सेम हो तो हम उसे कहते थे पैरेलल ग्रुपिंग। ये बातें हमने करी थी। तो जाहिर सी बात है अगर ये पैरेलल है तो वोल्टेज सेम है कि करंट सेम है, तो वोल्टेज सेम है, तो इसका नाम रख दिया हमने V। ठीक है, V रख दिया, तो ये वोल्टेज हमने V दे दिया, तो इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V। और यहाँ से करंट चला I, लेकिन ये करंट जब यहाँ गया तो देखा अरे तीन तीन रास्ते हैं, अब मैं किधर से जाऊँ, तीन तीन रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ते पे बहुत सारे लोग पत्थर लेकर के खड़े हैं कि बाबू आओ तुम इधर, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था, हम इंतज़ार ही कर रहे थे। दूसरे में थोड़े कम लोग खड़े हैं, पत्थर लेके खड़े हैं पर उतने नहीं खड़े हैं। और तीसरे में थोड़े कम लोग खड़े हैं, थोड़े और कम लोग खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई चलो इधर से चलते हैं, कुछ लोग इधर से भी जाएंगे, कुछ लोग इधर से भी जाएंगे, बहुत कम लोग लेकिन उधर से जाएंगे जिधर ज़्यादा लोग खड़े थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है इन तीनों में उधर से करंट कम जाएगा, और जिधर रेजिस्टेंस कम है इन तीनों में उधर से करंट ज़्यादा जाएगा। पर करंट जाएगा सबसे, इतना तो कंफर्म है कि करंट तीन भाग में बढ़ जाएगा, I1, I2 और I3, I1, I2 और I3। लेकिन हमें ये कब चाहिए था कि तीन रेजिस्टेंस रहे, हमें तो चाहिए था कि भाई एक ही रहता और हमारा काम हो जाता। तो हमने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया, हमने सब कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे तीन तो थे ही नहीं, हाँ एक ही रेजिस्टेंस से हमारा काम चल रहा है। अब अगर हम ओम्स लॉ लिखने लगें तो इसको सोचिए वोल्टेज कितना मिल रहा है V, इसको भी वोल्टेज मिल रहा है V, और इसको भी वोल्टेज मिल रहा है V, तीनों को वोल्टेज भी मिल रहा है। तो पहले वाले में ओम्स लॉ लिखते हैं V इज इक्वल टू करंट I1 और दूसरा R1। तो देखिए इस बार क्योंकि करंट बटा है तो हम I1 का वैल्यू लाना चाहेंगे, तो I1 हो जाएगा V बाई R1। ये पहला इक्वेशन, I1 का जो वैल्यू होगा, जो करंट वहां पे गया, वो हो जाएगा V बाई R1। गेस करिए दूसरा इक्वेशन क्या होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा V बाई R2, V बाई R2। I3 का वैल्यू क्या होगा, I3 का वैल्यू होगा V बाई R3। तो ये दूसरा इक्वेशन, और ये क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये हमने तीनों की बात करी कि I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 उसी तरह I2 का वैल्यू जो दूसरा वाला करंट बट के गया उसका वैल्यू क्या होगा, तो V बाई R2, और तीसरे का वैल्यू क्या हो गया, V बाई R3। और ये हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम ला रहे हैं ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ हर एक के लिए वैलिड है। तो ओम्स लॉ हमने सब जगह अलग अलग लगा दिया, लेकिन हमारी इच्छा ये थी, हमारा सपना ये था कि ये तीन रेजिस्टेंस हमें ना लगाने पड़े, कोई ऐसा रेजिस्टेंस हम ढूंढें कि एक में ही हमारा काम चल जाए। तो हमने ये सर्किट बनाया था, यहाँ भी ओम्स लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ ओम्स लॉ आएगा I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। उसी के जैसा लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं V इज इक्वल टू RI, और फिर वहाँ से ये ला सकते हैं, वो स्टेप मैंने ढाप दिया, आपका समय बचा लिया। I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। अब सोचिए ये जो करंट बटा था, कौन वाला करंट बटा था, कौन सा करंट बटा था, अरे ये जो I जा रहा था यही तो बट गया था तीन भाग में। तो हम लिख सकते हैं ना कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। I1 को हम जोड़ दें, I2 को हम जोड़ दें, और I3 को भी हम जोड़ दें, तो हमें जो टोटल करंट मिलेगा वो I हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या, I, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ सारा वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, बेटर रहेगा, रिकमेंडेड रहेगा कि आप खुद से करें, और आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 इज इक्वल टू, I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई R इक्विवेलेंट। अगला स्टेप आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, V कॉमन निकालने वाला हूँ और V कट जाएगा, तो वो मैं ढाप सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं ढाप रहा, ये मान के कि चलो आप साथ रहेंगे। V R1 R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। ये भी चला जाएगा, बचेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और ये जो वैल्यू आया इसे कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो
मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जब हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को जोड़ेंगे एक साथ, तो जो सारा मिला के जिसके हिसाब से काम कर रही होंगी, अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने निकाला था सीरीज का भी फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है सीरीज का। और जब हम उसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। तो चलिए इस बात का मतलब कुछ प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस हमने लिया 3 ओम का और एक हमने लिया 6 ओम का। कुछ होगा, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस का बहुत सारा कुछ भी है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 3 और 6 है। हमने क्या करा, इन बल्ब को सीरीज में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा। और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों मिला के कितने का काम कर रहे हैं, ये दोनों मिला करके काम कितना कर रहे हैं। तो दोनों मिला के काम अगर आपको निकालना है तो सीरीज के लिए क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। तो ये दोनों मिला करके सीरीज में ये दोनों मिला के 9 ओम का काम कर रहे हैं। क्यों? 3 प्लस 6 9। लेकिन अगर हम पैरेलल में आ जाए, अगर हम पैरेलल की बातें करें, तो इन दोनों का अगर हमको काम कितना कर रहे हैं वो निकालना है, तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। जाहिर सी बात है, जो मैथमेटिक्स है उससे तो जाना ही होगा। तो ये हमने किया, ये एलसीएम गया 6 गया, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। ये 3/6 वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट का, या 1/2 भी इसे लिख सकते हैं। 1/2 वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट का। तो पलटी मार दीजिए। तो पलटी मारने में काफ़ी लोग गलती करते हैं, सोचते हैं, वहाँ पे मिस कर जाते हैं और आंसर 1/2 लिख करके आ जाते हैं, सिग्नेचर करके आ जाते हैं सीधा, और वहाँ पे नंबर। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। यानी देखिए 3 ओम और 6 ओम को जब हमने कनेक्ट करा, जब हमने सीरीज में कनेक्ट करा, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 9 ओम। उसी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो हमें मिला मात्र 2 ओम। यानी कि ये दोनों सेम बातें नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सोचिए, मेरे पास रेजिस्टेंसेस है लेकिन मुझे और रेजिस्टेंस चाहिए, और अब मेरी औकात नहीं कि मैं ज़्यादा खरीद सकूं, लेकिन मुझे और चाहिए, और रेजिस्टेंस की मुझे ज़रूरत है, मुझे बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए, और मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस पहले से पड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें सीरीज़ में जोड़ूं कि पैरेलल में जोड़ूं? आप गेस करिए। तो जाहिर सी बात है, कहाँ जोड़ना चाहिए? सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में जोड़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। पर मेरे पास बहुत सारा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और मुझे छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, पर मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, मेरा औकात उतना ही था जितना मैंने खरीद लिया। तो अब मैं उसे कैसे जोड़ूंगा? पैरेलल में। मतलब अगर हम 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ूंगा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ूंगा तो जो नेट रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर मैं 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ूंगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? घट जाएगा। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना रहता है, जब भी हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करना होता है, तो हम उसे जोड़ देते हैं सीरीज में। और जब भी हमें रेजिस्टेंस कम करना होता है, जब भी हमें लगता है कि नहीं, रुकावट कम होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत हमारी दोनों हो सकती है, हमें कभी बढ़ाना हो सकता है, कभी घटाना। जहाँ बढ़ाना होगा वहाँ हम सीरीज़ के पास जाएंगे, बोलेंगे सीरीज़ भाई तुम अपने जैसा जोड़ लो, और जब हमें रेजिस्टेंस को घटाना होगा तो हम पैरेलल ग्रुपिंग कर देंगे, एकदम पैरेलल जैसा जोड़ देंगे। तो ये सीरीज़ और पैरेलल की बातें हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने पे रेजिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने 3 के लिए प्रूफ करा, पर सोचिए आपके एग्जाम में अगर 4 के लिए प्रूफ करने आ जाए तो क्या आप कर लेंगे? बड़ी आराम से वहाँ 4 इक्वेशन अब लिखेंगे, आराम से जोड़ देंगे। अगर वो 2 के लिए आ जाए तो हम एक इक्वेशन कम लिखेंगे, और अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो अगर वो 4 रेजिस्टेंस के लिए पूछ दे, मैंने आपको पढ़ाया कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सोचिए अगर मैं 4 कर दूं तो प्लस R4, मैं 10 कर दूं तो प्लस R10, है कि नहीं? जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे वो सब आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। उसी तरह 1/R इक्विवेलेंट अगर कराऊं तो 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 मैं करता रहूं तो ये 1/R10 तक भी जा सकता है, जितने भी रेजिस्टेंसेस रहेंगे। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला हम अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा ले सकते हैं। फिर हमने ये देखा मज़ेदार बात कि
अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो नेट रेजिस्टेंस घट जाता है। ये हमने देखा। पर सोचिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि थोड़ा सा किसी को सीरीज में रख दिया 2-4 गो को, और 2-4 गो को पैरेलल में रख दिया, तो सोचिए हम कैसा कैसा रेजिस्टेंस बना सकते हैं। हमें कुछ दिया हुआ है, हमें 2 ओम का दे रखा है, हम उससे 3 ओम बना लेंगे। हमें कुछ दे रखा है तो हमें उससे कुछ भी बना लेंगे। तो ऐसे ही हम चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा 2 के लिए। आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको 2 के लिए बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसका एलसीएम लीजिए, हो गया R1 R2, और ये ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1। मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2, पर ये तो वैल्यू आया 1/R इक्विवेलेंट का ना। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा? R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट का ये वैल्यू, और ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रखें, क्योंकि आमतौर पे हमें 2 का जरूरत पड़ता है। 2 रेजिस्टेंसेस होते हैं और हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, हम वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं। तो आर इक्विवेलेंट का उस समय वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट बाय सम आप गुना कर दीजिए, जैसे 3 और 6 का निकालना है तो 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6। 2 और 4 का निकालना है, 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं जब कितने रेजिस्टेंसेस हों? 2। ध्यान रखिएगा, इसको 3 के लिए अपने मर्जी से मत कर दीजिए कि R1 R2 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, नहीं, वो गलत है। आप जब करिए तो आपको पता चलेगा कि कुछ और होता है, ठीक है, वो अलग ही उसका फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ध्यान में बस 2 का रखना है और ये बातें करनी है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल आज ले करके इसे शुरू करते हैं। सवाल ये है कि हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तीनों 3 ओम के, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं। 3 ओम के कितने रेजिस्टेंस? 3 रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं, और इंग्लिश में लिख रखा है पूरा सवाल है ना, और इंग्लिश में अंग्रेजी में बड़ा भारी भरकम लिख रखा है। हम सिंपली इसे बस देख रहे हैं कि 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। बोला है कि कैसे कंबाइन करें, इन्हें हम कैसे जोड़ें। आप डायग्राम बना के दिखाएं, हम इन्हें कैसे जोड़ें, शो डायग्रामेटिकली। आप डायग्राम बना करके ये दिखाएं कि हम इन्हें कैसे जोड़ें कि इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए। इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आए? 9 ओम आए। इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आए, और इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आए। हम कैसे जोड़ें, हम किस तरह से जोड़ें कि इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आए, और इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आए। हम कैसे जोड़ें किनको? 3 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस को। हम बोले चलो चलते हैं, देखते हैं, है कि नहीं। हम तो इतना तो जानते हैं कि अगर ज़्यादा लाना हो तो सीरीज में जोड़ते हैं, कम लाना हो तो पैरेलल में जोड़ते हैं। इतनी बात हमारे दिमाग में, और हम इसे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9 ओम लाना। 9 ओम लाना, अच्छा डायग्राम बनाना था। ओहो, डायग्राम मतलब रेजिस्टेंस को जोड़ के, ठीक है। तो सोचिए 3 ओम को कैसे जोड़े कि 9 ओम आए। अरे पैरेलल सीरीज कीजिए ना भाई साहब, है कि नहीं। तो करेंगे सीरीज, तो देखिए क्या आएगा डायग्रामेटिकली। इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये है, ये है, ये है। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, और 3 3 3 9 में आंसर हो गया। आंसर खत्म, पहला का आंसर आ गया। तो ये हो गया पहला का। बहुत आसान सवाल, हमने इसे बनाया, सॉल्व कर दिया, है कि नहीं। खत्म कर दिया इस सवाल को, खत्म नहीं, खत्म कर दिया, ठीक है। फिर 1 ओम का अगर हम लाना चाहें, 1 ओम का, तो हम क्या करते हैं ना, हम इन तीनों को ये करके देखते हैं पैरेलल में रख के। तो ये तो 2 के लिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। हम यहाँ आएंगे तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 3/3। 3/3 कितना? 1। अरे ये तो बहुत आसान दे रखा है, पैरेलल में जोड़ना है। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें इन तीनों को कैसे जोड़ना है? पैरेलल में। तो फोटो ही तो बनाना है, फोटो बना दिए। ये रखिए पैरेलल का फोटो, अभी तो फोटो बनाना सीखा है, ये ऐसे जोड़ देंगे 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। ये हमारे दोनों सवाल सॉल्व हो गए, बड़े आसान सीरीज और पैरेलल के सवाल बन गए। तीसरा क्वेश्चन है 2 ओम चाहिए, 2 ओम लाना है और 3 3 ओम का। तो इतना तो कंफर्म है कि सीरीज जोड़ने पे 9 चला जाता है,
इतना तो कंफर्म है कि पैरेलल जोड़ने पे 1 आ जाता है, तो 1 से कम तो हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम होता है पैरेलल जोड़ने पे। 9 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम होता है सीरीज जोड़ने पे, और ये उसके बीच का वैल्यू है, 1 और 9 के बीच का वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है 2 ओम मुझे अगर लाना है, 2 ओम की बात अगर मुझे करनी है तो कैसे करना होगा? तो इतना तो तय है कि केवल सीरीज या केवल पैरेलल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। सीरीज करके पैरेलल करना होगा, पैरेलल करके सीरीज करना होगा, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज करेंगे और फिर इससे पैरेलल करेंगे। ट्राई करते हैं। तो देखिए 3 ओम और 3 ओम को हमने सीरीज करा और फिर उसके साथ एक जो बचा हुआ 3 ओम है उसके साथ पैरेलल करा और देखते हैं करके। तो 3 3 6, ये 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 हो गया, और 6 और 3 क्या है पैरेलल में, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 6 × 3 / 6 + 3। ये 3 से 3 बार चला गया, 3 से 2 बार चला गया, हमारा आंसर आ गया 2 ओम। तो ये हमारे तीसरे सवाल का जवाब हुआ। आप बोलेंगे आपने कैसे सोचा? मैंने कोई तरीके से नहीं सोचा, मैंने तुक्का मारा। ये अलग बात था कि क्वेश्चन इतना आसान था कि पहला ही तुक्का लग गया। कभी कभी आपका पहला तुक्का नहीं लगेगा, कभी कभी 2 बार तुक्के लगाने पड़ेंगे, तीसरा, क्योंकि ये तुक्का ही लगाना पड़ेगा आपको इस तरह के सवालों में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको तुक्का मारना पड़ेगा और तुक्का ही एकमात्र उपाय है ताकि आप उस तक पहुंच सके, आंसर तक पहुंच सके। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमने करा। आज हमने बहुत बेसिक स्टार्ट करा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। हमने सीरीज और पैरेलल की बात करी है, बातें खत्म नहीं हुई हैं, बातें शुरू हुई हैं और हम इस पे अच्छा खासा चर्चा करने वाले हैं। हम इस पे थोड़ा सा रिसर्च करने वाले हैं और अपने क्वेश्चंस को एकदम आसानी से ढालने वाले हैं कि हम आसानी से अपने रास्ते में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ये बातें चलती रहेंगी, इस पे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले